नमस्कार, चैनल खबर तक में आपका स्वागत है। मैं शीशलता यादव और अब नजर डालते हैं आज की प्रमुख खबरों पर। केंद्र और राजस्थान सरकार जहां एक तरफ वन एवं वन्य जीव संरक्षण पर जोर दे रही हैं और अरावली पर्वतों को बचाने के लिए अभियान चला रही हैं, वहीं दूसरी ओर अलवर जिला मुख्यालय से मात्र 25 किलोमीटर की दूरी पर रिजर्व फॉरेस्ट एरिया के अंदर एक होटल का निर्माण कार्य चल रहा है, जिसकी ओर वन विभाग कोई ध्यान नहीं दे रहा है। इस होटल कार्य में सैकड़ों ट्रॉली पत्थर अवैध खनन के लगा दिए गए। इतना ही नहीं, इस होटल के लिए जो रास्ता बनाया गया है वह पूरा फॉरेस्ट एरिया से निकलकर होटल तक पहुंचता है और इस रास्ते में 3 अनिकट आते हैं जिनकी पाल तोड़कर यह रास्ता निकाला गया है। हालांकि फॉरेस्ट विभाग ने जगह जगह इस रास्ते में खाई खोदने का कार्य किया, लेकिन होटल मालिक के द्वारा रास्ते में खोदी गई खाई को तुरंत भरवा दिया गया और कार्य चालू रखा। जानकारी के अनुसार लव कुश वाटिका से रुंद शाहपुर की तरफ लगभग 4 किलोमीटर दूर इस होटल का निर्माण कार्य चल रहा है। बताया जाता है कि यहाँ चांदोली गांव के कुछ दलित समाज के लोगों को सरकार ने जमीन अलॉट की थी। काफी समय से इस समाज के लोग यहाँ खेती बाड़ी का कार्य कर रहे थे और कुछ जमीन बंजर पड़ी हुई थी। वहीं बाहर से आए कुछ प्रभावशाली लोगों ने इस जमीन पर कब्जा कर होटल निर्माण कार्य शुरू कर दिया, जिससे दलित समाज के लोगों के आगे रोजी रोटी की समस्या पैदा हो गई। समाज के लोगों ने बताया कि उन्होंने कई बार इसकी शिकायत भी की, लेकिन बार बार शिकायत के बाद भी यहाँ कोई कार्रवाई नहीं हो रही, क्योंकि इस होटल का मालिक प्रभावशाली व्यक्ति है, जिसके कारण उनकी सुनवाई नहीं हो पा रही है। ये सब गैर कब्जे से बन रही है। गैर कब्जे से किन लोगों की जमीन है? ये जाटव समाज की। जाटव कितनी बीघा जमीन है लगभग? ये 80.5 बीघा 23 फैमिली की। अच्छा, 23 फैमिली। तो आपने ऑब्जेक्शन नहीं किया? ऑब्जेक्शन चल रहा है, लगातार रखे फाइल। दूसरा, वन विभाग के अंदर है, रिजर्व फॉरेस्ट में है, तो यहाँ परमिशन नहीं मिलनी चाहिए? हाँ, नहीं मिलनी चाहिए ना। रास्ते की या के और भी चीज है कई। ये खनन जो हो रहा है, ये कैसा अवैध खनन जो ये चल रहा है, सारा अवैध खनन का पत्थर। हाँ बिल्कुल, ये सब अवैध ही है। फॉरेस्ट विभाग के डीएफओ से मिले आप? डीएफओ से मिले, पुलिस साहब से मिले। फिर उन्होंने क्या कहा? अब उन्होंने क्या हो जाएगा, वो कर देंगे बंद, थोड़ा थोड़ा गड्ढा से कर रखे हैं रोड पर। हम देखते हैं जब काम चलता है जब खोल लेते हैं, शाम को जैसे जेसीबी निकलती है तो साफ कर देते हैं, ऐसे कर रखा है। जमीन ये हमारी है, चांदोली इनकी 23 फैमिली इनकी जमीन है। अच्छा, कौन बना रहा है यहाँ पर होटल? अब मुझे तो इस बात का मालूम नहीं है कहाँ के रहने वाले हैं। फिर आपने इसको बेचान कर लिया? नहीं किया, हमने कोई बेचान नहीं किया। ये जबरदस्ती कब्जा कर रहे हैं। जबरदस्ती? हाँ, तो इसकी गाँव वालों का सहयोग से ये कर रहे हैं, सरपंचों के सहयोग से कर रहे हैं। शिकायत की कहीं आपने इसकी? शिकायत कलेक्टर के करिए, तहसीलदार के भी करिए, अभी कोई ऑब्जेक्शन नहीं लिया उन्होंने। वहीं अगर दूसरी ओर देखा जाए तो वन अधिनियम 1981 के तहत रिजर्व फॉरेस्ट एरिया में इस तरह की गतिविधियों पर साफ तौर से रोक है। इस अधिनियम में वानिकी में गैर वानिकी कार्य बिल्कुल नहीं हो सकते, लेकिन अपने प्रभाव के चलते ये लोग अधिनियम ताक में रखकर कार्य कर रहे हैं, जिन पर वन विभाग द्वारा भी कोई कार्रवाई नहीं की जा रही है। पर्यावरण प्रेमी राजेश कृष्ण सिद्ध ने बताया कि वन अधिनियम के तहत रिजर्व फॉरेस्ट के जंगल में चिलिंग एंड किलिंग पर बिल्कुल रोक है। अगर जंगल में कोई निजी जमीन भी है तो उस पर भी ऐसी कोई गतिविधियां नहीं हो सकती। इस जंगल में कोई भी ऐसा कार्य नहीं किया जा सकता जिससे कि वन्य जीव और जंगल को कोई नुकसान हो। ऐसे में यहाँ जो होटल बन रही है वह बिल्कुल अवैध है। सरकारी वन अधिनियम के अनुसार रिजर्व फॉरेस्ट आरएफ एरिया में वानिकी में गैर वानिकी गतिविधियां पूर्णतः प्रतिबंधित होती है। अगर निजी जमीन भी है और उसमें वानिकी में अगर गैर वानिकी गतिविधियां हो रही है तो निश्चित रूप से फॉरेस्ट एक्ट में उनको रोका जाना अपेक्षित है और उन्हें अधिकारियों द्वारा रोका ही जाना चाहिए। अब ये आप जिस जमीन की बता रहे हो उसका मैंने फिजिकली लोकेशन नहीं देखा है। अगर वो आरएफ एरिया में आ रही है या आरएफ एरिया से उसका गति वो जाना है रास्ता है, तभी भी वो गैर कानूनी है। और ऐसे लोगों के विरुद्ध, क्योंकि कई बार कानून के वायलेशन भी आप जानते हो अधिकारियों की मिलीभगत से होते रहते हैं, और उसमें अगर है तो निश्चित रूप से इसके खिलाफ कार्रवाई की जानी चाहिए। इस संबंध में अभी आपने नॉलेज में लाए हो, इसको करके मैं वन मंत्री महोदय अलवर के ही हैं, उनसे भी और नेता प्रतिपक्ष के माध्यम से मैं इसको विधानसभा में भी इस बात को रखवाने का प्रयास करेंगे कि इस तरह की गतिविधियाँ कैसे हो रही हैं। इसके अलावा भी अलवर में काफ़ी ऐसी गतिविधियाँ हैं जो वानिकी में गैर वानिकी और प्रदूषण के हिसाब से गलत हो रही है। बहुत सी सोसाइटीज़ है जिनमें एसटीपी प्लांट की परमिशंस नहीं है या एसटीपी प्लांट की स्वीकृति प्रदूषण विभाग से नहीं ली हुई है,
या ऑपरेटिव कंसेंट नहीं है, उसके बाद भी वो एसटीपी चल रही है और उस पानी को वो सड़कों पर फेंक रहे हैं, अन्य जगह कॉलोनियों में फैला रहे हैं, जिससे प्रदूषण फैल रहा है। उस संबंध में भी आप लोगों से भी निवेदन है किस तरह की आप जाकर के, और जहाँ तक कि अभी कुछ दिन पहले आपने देखा होगा अलवर में खड़े पेड़ों को ही लोग कटवा रहे हैं और आग लगा रहे हैं। उन लोगों के खिलाफ अगर कोई कानूनी कार्रवाई भी करता है तो गुंडा तत्व के जो उन सामाजिक लोगों को भी परेशान करने का काम करने लगे। वन अधिनियम का ऐसा कौन सा नियम है जिससे कि ये खिलाफ है कि वन अधिनियम के काफी नियम 1980 का है, 1986 का अधिनियम है, इनमें समय समय पर जो संशोधन है उस पर मैं कह रहा हूँ कोई सा भी रिजर्व फॉरेस्ट में वानिकी में गैर वानिकी गतिविधि पूर्णतः प्रतिबंधित है। अगर रिजर्व फॉरेस्ट है और उसमें कोई भी वानिकी से गैर वानिकी का मतलब है चिलिंग किलिंग पे भी रोक है। अगर पत्थर से पत्थर भी हम टच करते हैं तो वो भी रोक की श्रेणी में ही आता है रिजर्व फॉरेस्ट में। इधर इस संबंध में वन मंडल डीएफओ पूर्वक कृष्ण श्रीवास्तव का कहना है कि उन्हें इस बारे में कोई जानकारी नहीं है, अगर कोई जानकारी हो तो उन्हें उपलब्ध कराएं। बाकी एक होटल चांदोली साइड में बन रही है जिसकी उन्होंने जांच कर ली है, वहां ऐसा कुछ नहीं है। आप जानकारी दे दीजिए कहाँ पे बन रहा है, हमारी जानकारी में तो ऐसा कुछ नहीं है। एक कुछ कंस्ट्रक्शन चांदोली की तरफ जरूर हुआ था जिसपे एक प्रॉपर कंप्लेंट लॉन्च हुई थी। उस कंप्लेंट में प्रॉपर हमने जॉइंट सर्वे कराया था और जॉइंट सर्वे में ही निकला कि वो फॉरेस्ट की भूमि से बाहर है। इसके अलावा अगर कोई इश्यू है तो आप हमारे संज्ञान में ला दीजिए, हमारी टीम लगातार मौके पर सतर्क है। फॉरेस्ट के बीच में होटल बना सकते हैं? फॉरेस्ट के बीच में होटल बना सकते हैं? हाँ। देखिए जो टेरिटोरियल फॉरेस्ट है उसका मैं कह सकता हूँ कि उसके बाहर जो भी एक्टिविटीज हैं उससे हम कंसर्न नहीं है, जब तक वो लैंड टेनेंसी एक्ट के रूल्स को फॉलो करते हैं। अगर तहसीलदार की तरफ से कोई कार्रवाई अपेक्षित है तो तहसीलदार को देखना है। गौरतलब है कि इस रिजर्व फॉरेस्ट जंगल में बाघ ST 18 और बाघ ST 2303 जो कि लगभग 2 महीने से सरिस्का के बाहर आबादी क्षेत्र में घूम रहा है, इनका लगातार आना जाना बना रहता है। वहीं इस जंगल में काफी संख्या में बघेरे मौजूद हैं। लगभग 1 वर्ष पूर्व इस जंगल में मृत जानवर पर जहर डालकर 4 बघेरों की मौत का मामला भी सामने आया था। वहीं जिस तरह सरिस्का में लगातार बाघों की संख्या में बढ़ोतरी हो रही है तो ऐसे में यह जंगल सरिस्का बफर जोन के लगता हुआ है, जिससे कि सरिस्का विस्तार में इस जंगल को जोड़ा जा सकता है। ऐसे में अगर यहाँ होटल बनती है तो बाघों के साथ साथ यहाँ विचरण कर रहे बघेरों की जान पर भी खतरा मंडरा रहा है। अलवर की वैशाली नगर थाना पुलिस ने चोरी के मामले में आरोपी को गिरफ्तार किया है। वहीं पुलिस पकड़े गए आरोपी से माल बरामदगी के प्रयास करने में लगी हुई है। थाने के सहायक उप निरीक्षक काशीराम ने बताया कि परिवादी सोना विहार कॉलोनी निवासी शुभम गोयल ने मामला दर्ज कराया कि उसका कॉस्मेटिक उत्पादों का गोदाम सोना विहार में है। वह 29 जनवरी की शाम को गोदाम बंद कर चला गया। जब वह अगले दिन सुबह गोदाम पर पहुंचा तो उसे पता चला कि गोदाम के ताले टूटे हुए हैं और सामान चोरी हो गया है। बदमाशों ने CCTV कैमरे के वायर उखाड़ दिए हैं और लगभग 1,65,000 रुपए का सामान चोरी कर ले गए। वहीं बदमाशों ने गल्ला तोड़कर उसमें रखे 45,000 रुपए निकाल लिए। इसके अलावा चोर गोदाम परिसर से 6 तूफान पंखे, 2 साइकिल, 1 पानी की मोटर और CCTV कैमरे का DVR उखाड़ कर ले गए, जिस पर पुलिस ने चोरी का मामला दर्ज किया और आरोपी की तलाश शुरू की। इस दौरान पुलिस ने फतेह सिंह की गुंबद निवासी आरोपी दिलदार सिंह उर्फ सोनू को गिरफ्तार किया गया है। दिनांक 30/1/2024 को शुभम गोयल ने मुकदमा दर्ज कराया था कि मकान नंबर 8 सोना विहार अलवर में इनका कॉस्मेटिक उत्पादों का गोदाम है, जिसमें किसी अज्ञात चोरों द्वारा चोरी कर ली गई थी। सामान चोरी करके ले गए थे। मुखबिर की इतला पे दिनांक 4/2/2024 को एक आरोपी को अनुसंधान के लिए लेकर के आए थे, जिसका नाम दिलदार सिंह उर्फ सोनू, पुत्र स्वर्गीय श्री कश्मीर सिंह, जाति भाटला सिख, उम्र 27 साल, निवासी फतेह सिंह की गुम्बद, कच्ची बस्ती अलवर, पुलिस थाना NEB अलवर। वर्तमान में कमला नगर 12 क्वार्टर के पीछे बख्तल की चौकी अलवर का रहने वाला है, जिसको मुकदमे में फुटेज के आधार पर गिरफ्तार किया है। जिसके फुटेज प्राप्त किए गए थे, फुटेज के आधार पर गिरफ्तार किया है पहचान करके, और जिसके बरामदगी करना शेष है वह अन्य आरोपियों की तलाश जारी है, जिसको आज PC के लिए पेश किया जा रहा है। इस पे कोई भी आपराधिक मुकदमा दर्ज है सर? वो आपराधिक रिकॉर्ड मंगाया है थानों से अभी, उसके बाद हम बात करेंगे। कहाँ से गिरफ्तार किया सर? इसको हम यहाँ से लेकर आए थे अपने खुदनपुरी जोड़ से।
उपवन संरक्षक वन्यजीव जयपुर द्वारा वेटलैंड बीड मुहाना में जयपुर पक्षी पर्व का आयोजन किया गया। इस अवसर पर वन पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन मंत्री संजय शर्मा मुख्य अतिथि के रूप में मौजूद रहे। वहीं स्थानीय विधायक कैलाश वर्मा, प्रधान मुख्य वन संरक्षक मुनीश गर्ग, मुख्य वन जीव प्रतिपालक अरविंदम तोमर, प्रधान मुख्य वन संरक्षक प्रशासन अरिजीत बनर्जी, अतिरिक्त प्रधान मुख्य वन संरक्षक शिखा मेहरा उपस्थित रहे। इस अवसर पर आसपास के विद्यालयों के लगभग 400 विद्यार्थियों ने कार्यक्रम में भाग लिया और वेटलैंड क्षेत्र का भ्रमण किया। विद्यार्थियों के मध्य पक्षी थीम पर चित्रकला प्रतियोगिता का आयोजन करवाया गया। इस प्रतियोगिता के विजेता विद्यार्थियों को प्रशस्ति पत्र देकर सम्मानित किया। कार्यक्रम के दौरान वन एवं पर्यावरण मंत्री ने अपने संबोधन में कहा कि पक्षी एवं वन्य जीवों के लिए लोगों को जागरूक एवं संरक्षण में हमेशा आगे रहना चाहिए, जिससे कि हमारी आगे आने वाली पीढ़ी भी इन्हें देख सके और रोजाना पौधा लगाने की शपथ दिलाई। इस मौके पर मंत्री ने स्थानीय विद्यालय पार्क में पौधारोपण भी किया, साथ ही वेटलैंड का भ्रमण किया, जहां विभिन्न प्रजाति के पक्षियों को देखा। परमार्थम दिव्यांग एवं जन कल्याण संस्थान ने फर्जी दिव्यांग प्रमाण पत्र की जांच एवं दोषी कर्मचारियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने की मांग को लेकर जिला अस्पताल में प्रदर्शन किया। इसके बाद दिव्यांगों ने सीएमएचओ कार्यालय में पहुंचकर सीएमएचओ को ज्ञापन सौंपा। दिव्यांग अशोक नागर ने बताया कि पूर्व में एक ही परिवार के 4 सदस्यों के फर्जी प्रमाण पत्र विभाग द्वारा निरस्त किए गए, परंतु आज तक विभाग द्वारा फर्जी दिव्यांग दोषियों एवं विभाग में गठित किसी भी कर्मचारी पर अब तक कोई कार्रवाई नहीं कर रही है। अलवर जिले में 53 दिव्यांग प्रमाण पत्र फर्जी हस्ताक्षर पर ऑनलाइन जारी किए गए। इनकी जल्द से जल्द जांच कर दोषियों पर कानूनी कार्रवाई की जाए। वहीं दिव्यांग भवानी ने बताया कि यहाँ फर्जी दिव्यांग पत्र बनाए जाते हैं, ऐसे में दिव्यांगों के प्रमाण पत्र नहीं बन पा रहे हैं, लेकिन रिश्वतखोर लोग दिव्यांगों को फायदा उठाकर उनके प्रमाण पत्र ले जा रहे हैं। प्रशासन ने दिव्यांगों की समस्या पर कोई ध्यान नहीं दिया तो दिव्यांग मिनी सचिवालय की छत पर चढ़कर उग्र प्रदर्शन करेंगे। परमार्थम दिव्यांग एवं जन कल्याण संस्थान द्वारा और पंडित तोताराम नर सेवा संस्थान द्वारा जो 53 दिव्यांग प्रमाण पत्र सीएमएचओ कार्यालय द्वारा फर्जी बनाए गए और पूर्व में 2021-22 में भी एक ही परिवार के 4-5 दिव्यांगजनों के फर्जी प्रमाण पत्र बनाए गए। हम ये चाहते हैं अगर ऐसे फर्जी वाले प्रमाण पत्र बनाए जाएंगे तो वास्तव में जो दिव्यांग है उसको लाभ कैसे मिलेगा, उसको नौकरी कैसे मिलेगी, उसका जीवन यापन कैसे होगा, उसका देख रेख कौन करेगा। उसकी दोनों पैर खराब है, उसकी दोनों आंखें खराब है। अगर तुम जिसकी दोनों पैर सही है, दोनों आंख सही है, उनका सर्टिफिकेट बनाओगे तो इन दिव्यांगों को कौन देख रेख करेगा। हम ये चाहते हैं मिले जब तक कार्यालय की जांच नहीं होगी, कर्मचारियों की जांच नहीं होगी तो ये फर्जी वाला ना आज रुकेगा ना काल रुकेगा। दोषियों को कानूनी कार्रवाई के तहत उनको जेल भेजो, डॉक्टरों को जेल भेजो। जब आप ये बताइए सीएमएचओ साहब के फर्जी से हस्ताक्षर हो गए और प्रमाण पत्र 53 जारी हो गए और हमें भनक भी नहीं लगे, कलेक्टर साहब को पता नहीं है और जो तो निदेशालय जयपुर से पता लगा है कि 53 फर्जी है। तो मैं ये चाहता हूँ कि जितने भी फर्जी प्रमाण पत्र हैं अलवर जिले में वो सब रद्द किए जाए, उनके ऊपर कानूनी कार्रवाई की जाए जिससे इन दिव्यांगजनों को लाभ मिल सके। जी बिल्कुल, ये देखो ये षड्यंत्रकारी जो ये विभाग है इसमें बिना किसी लिफ्ट का अगर कोई जब तक कर्मचारी इसके अंदर लिप्त नहीं होगा तब तक ये काम करना कोई छोटा आसान नहीं है। 4 स्टेप ऑनलाइन प्रक्रिया पार होना बिना किसी विभाग के कर्मचारी से लिप्त हुए ये कार्य करना संभव नहीं है। तो इसका मतलब यहाँ का विभाग का कर्मचारी तो इसके अंदर लिप्त है। और पूर्व में जो 4 प्रमाण पत्र हमने निरस्त करवाए थे, इन्होंने उनकी जांच की, इन्होंने पाया उनके किसी के डॉक्यूमेंट भी यहाँ हॉस्पिटल में नहीं मिले, इन्होंने पाया और उसको निरस्त किया। और ये उपखंड अधिकारी की फोटोकॉपी मेरे हाथ में है जिन्होंने साफ ऑर्डर कर रखे हैं कि वो दोबारा रीमेडिकल के लिए आए। 4 साल बीत गए, ना ही तो पुलिस, ना ही मुख्य चिकित्सा अधिकारी और ना ही इस जिले के आदरणीय कलेक्टर साहब जो भी उस समय रहे, हम 4 साल से भटक रहे हैं। 4 साल से उन मुलजिमों को मेडिकल के लिए आज तक ना तो ये टीम लेके आ सकी है और ना ही विभाग लेके आ सका है। क्यों? क्योंकि वो 4 डॉक्टर, आज 3 डॉक्टर जिसमें से आज यहाँ पर कार्यरत हैं, 1 डॉक्टर रिटायरमेंट हो गया, उन तीनों डॉक्टरों की नौकरी जारी है। इस चक्कर में मुलजिम भी घूम रहे हैं और डॉक्टर यहाँ पे अपनी रोटी पका रहे हैं। और उसके बाद में इनका जब हौसला बढ़ा है तब 53 फर्जी दिव्यांग प्रमाण पत्र और जारी हो गए और ना जाने कितने दिव्यांग प्रमाण पत्र जारी हैं। हम फॉर्म भरते हैं, एग्जाम सेंटर पर जाकर एग्जाम देते हैं, हम वहीं सिमट जाते हैं। नौकरी हमारे अच्छे जो रिश्तेदार हैं, जो रिश्वतखोर लोग हैं, इनसे लिप्त हैं, वो हमारी नौकरी लेके चले जाते हैं और हम तपती धूप में, कड़कती ठंड में हम शिक्षा ग्रहण करते हैं। हम कैसे कैसे अपनी एक
1000 रुपए पेंसिल के प्रति हमारा गुजारा करते हैं, हम यहीं भटकते रह जाते हैं और हमारा लाभ कोई और ले जाता है। मेरा निवेदन है, विभाग या तो चेत जाए, नहीं पूरे जनसंख्या सैलाब के साथ ये दिव्यांग साथी भूख हड़ताल पे बैठेंगे, या तो इनको 5 दिन के अंदर इन डॉक्टरों के ऊपर कार्रवाई करके संस्था को अवगत करवाएं, नहीं तो छठा दिन हमारा होगा या हम पानी की टंकी पे चढ़कर और हम सचिवालय की छत पे चढ़कर हम जान भी दे सकते हैं। और मैं विशेषकर मैं स्पेशल जान दे सकता हूं। मैं प्रशासन को ये बात चेता रहा हूं, या तो इनके ऊपर 5 दिन में कार्रवाई कर लें, अन्यथा मैं मेरी जान दूंगा। अलवर शहर के एनईबी थाना क्षेत्र के दाऊदपुर फाटक के पास गुरु नानक कॉलोनी निवासी दीनदयाल सिंधीवाल का शव नाले में पड़ा मिला। शव को देख सनसनी फैल गई। पहले लगा व्यक्ति बेहोश पड़ा है, लेकिन जब उसे लेकर अस्पताल गए तो डॉक्टर ने उसे मृत बता दिया। एनईबी थाना पुलिस ने बताया कि शाम को किसी व्यक्ति के नाले में पड़े होने की सूचना मिली थी। मौके पर गए तो लगा व्यक्ति शराब के नशे में बेहोश पड़ा है, लेकिन जब उसे अस्पताल लेकर आए तो डॉक्टर ने मृत बता दिया। मृतक की पहचान दीनदयाल सिंघवाल के रूप में हुई, जो पास में ही गुरु नानक कॉलोनी निवासी है। मृतक शराब का आदी है। वहीं परिजनों ने बताया कि दीनदयाल कान साफ करने का काम करता था। रात्रि से ही वह नाले में पड़ा हुआ था, जिसके शव को पुलिस की मदद से बाहर निकालकर सामान्य चिकित्सालय लेकर आए, जहां चिकित्सकों ने उसे मृत घोषित कर दिया। सर हम तो काम पे थे, ये हमारे चाचा जी लगते हैं। पता लगा था कि डॉक्टर फाटक नाले के बीच में थोड़ा मिला था, किसी ने बताया था भाई ऐसे ऐसे वो है। चाचा जी लगते थे हमारे, 2 लड़के। हाँ जी, गिरा कब था ये पता नहीं है हमारा। कितना बजे मिला तुम्हारा? ये सोचना लगी थी वहाँ कुछ 7-8 बजे। यानी रात को गिरा होगा? हाँ रात को गिरा होगा। शराब पीता था? शराब पीता था शाम को। कल क्या नाम है? दीनदयाल सिंह। कितने बच्चे हैं? 2, 1 लड़की 2 लड़के। कहाँ के रहने वाले? दाऊदपुर फाटक गुरु नानक कॉलोनी। क्या काम करते थे? कान सफाई का मेहनत करते हैं। कान सफाई का? हाँ जी। तो आप पड़ोसी हो? पड़ोसी हम तो इसके चाचा जी लगते हैं मेरे। चाचा जी। हाँ जी। पुलिस ने सूचना दी कि आप ही लेकर? पुलिस ने दी थी सुबह तो इसके लड़के गए थे ढूंढने के लिए चौकी पे पता नहीं लगा वहाँ पर। फिर बाद में पता लगा था कि दाऊदपुर फाटक में कोई बताया था दाऊदपुर ऐसे ऐसी बात हुई। घर से कब गया था? घर से रात को क्या पता सर, मैं तो हम पड़ोसी। तो लोकसभा कांग्रेस समन्वयक धर्मेंद्र राठौड़ अलवर जिले में कार्यकर्ताओं की लगातार बैठक ले रहे हैं। उन्होंने अब तक 12 ब्लॉकों में 6 विधानसभा कवर करते हुए कार्यकर्ताओं की बैठक ली। बैठक के बाद पत्रकारों से बातचीत करते हुए उन्होंने कहा कि कांग्रेस कार्यकर्ताओं में भारी उत्साह है। 2 बार से यहां सांसद नहीं है। 5 साल के कांग्रेस की योजनाओं के आधार पर कांग्रेस का सांसद चुनाव जीत जाएगा। उन्होंने उम्मीद जताई कि इन लोकसभा चुनाव में करीब 10 से 12 कांग्रेस के सांसद चुनाव जीतकर आएंगे, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के भ्रम के कारण यहां की जनता गुमराह हो जाती है। विधानसभा चुनाव का जिक्र करते हुए उन्होंने कहा कि कांग्रेस के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की जन कल्याणकारी योजना पूरे देश में चर्चित रही, उसके बावजूद भी 70 सीटें कांग्रेस की आना बड़ी बात है। उन्होंने आरोप लगाया कि पिछले 2 बार से बीजेपी के सांसद ने यहाँ कोई काम नहीं किया। पूर्व केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह ने यहाँ काम करा है। राहुल गांधी ने पहले भारत जोड़ो यात्रा निकाली, अब भारत जोड़ो न्याय यात्रा निकाल रही हैं। ऐसा में उनके खिलाफ मुकदमे दर्ज किए गए। उन्होंने राजस्थान की सरकार को पर्ची सरकार बताया और कहा कि श्रीकरणपुर के उपचुनाव कांग्रेस ने जीता है। उन्होंने बताया कि वे हर ब्लॉक में जाकर संगठन को चुस्त दुरुस्त कर रहे हैं। जो पदाधिकारी एक्टिव नहीं है उन्हें जोड़ने का काम किया जा रहा है। देखिए, अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी ने मुझे अलवर लोकसभा का समन्वयक नियुक्त किया है और हमें पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने, पार्टी के संगठन महासचिव जी ने जिम्मेदारी दी है कि हम लोकसभा के हर ब्लॉक में जाके और पार्टी के संगठन को चुस्त और दुरुस्त करें। जो संगठन का पदाधिकारी एक्टिव नहीं है उसको एक्टिव करें। कुछ पदाधिकारी बनने से जो रह गए हैं उनको हम संगठन से जोड़ें। इसी बात को लेके मैं पूरे अलवर लोकसभा के जो 8 विधानसभा क्षेत्र हैं इनमें अभी ये अलवर ग्रामीण का जो उमरैन ब्लॉक है उसके कार्यकर्ताओं से बैठक की है। ये 12वां ब्लॉक है। हमने मतलब एक तरह से 6 विधानसभा क्षेत्र आज कंप्लीट कर लिए। कल हमारा पूरे दिन में 4 मीटिंग हो जाएंगी जिसमें 8 विधानसभा 16 ब्लॉक कंप्लीट हो जाएंगे। मैं जितना घूमा हूँ, अध्यक्ष जी हमारे साथ रहे पूर्व योगेश मिश्रा जी और सभी लोकल एमएलए और लोकल कांग्रेस के जो लीडर थे तमाम का बहुत अच्छा सहयोग रहा। लोगों में ये मतलब उत्साह है कि अलवर में 2 बार से जो सांसद नहीं दे पाई इस बात का प्रस्ताव है। अभी अशोक गहलोत जी की सरकार ने जो 5 साल जन कल्याण के जो काम किए वो
पूरे देश में दुनिया में चर्चा का रहा, लेकिन भ्रम फैला के या प्रधानमंत्री जी ने ताबड़तोड़ दौरे किए, गृह मंत्री जी ने किए, सभी कई राज्यों के मुख्यमंत्री, केंद्रीय मंत्रिमंडल यहाँ आके एक तरह से दावा बोल दिया और जनता को गुमराह करके जो भी रहा, और हम सरकार नहीं बना पाए, लेकिन 70 सीटें हमारी आना ये भी एक तरह से बहुत बड़ी बात थी। उसके बाद में करणपुर का डेफर्ड इलेक्शन था, उस इलेक्शन में हमारे प्रत्याशी की जीत होना ये इस बात का संकेत है कि बीजेपी की सरकार से जिस ढंग से मुख्यमंत्री का चयन हुआ, पर्ची की सरकार, इसको एक तरह से पूरे राजस्थान में चर्चा का विषय की सरकार पर्ची की सरकार है, और जो पार्टी भारतीय जनता पार्टी का करणपुर से जो प्रत्याशी थे सुरेंद्रपाल सिंह जी टीटी, उनको आनंद फानन में चुनाव जिताने के लिए उनको मंत्री पद की शपथ दिला दी गई। कांग्रेस पार्टी ने उसका ऐतराज किया, चुनाव आयोग में शिकायत करी, उसके बाद भी इनके कानों में जू नहीं रही और इलेक्शन कमीशन ने भी उस पर कोई गौर नहीं किया। लेकिन जनता माई बाप होती है, जनता ने जो नतीजा दिया और कांग्रेस पार्टी का हमारा जो कैंडिडेट है वो चुनाव जीता। ये इंडिकेशन कर रही है कि वापस कांग्रेस पार्टी की तरफ राजस्थान का मतदाता का रुझान हो रहा है। उधर दूसरी तरफ राहुल गांधी जो हमारे नेता है, जो पहले उन्होंने भारत जोड़ो यात्रा की और अब वो भारत जोड़ो न्याय यात्रा जो गुजर के अभी बिहार में चल रही है, उसको भी जनता में जिस ढंग का रेस्पॉन्स मिल रहा है उससे भी मोदी सरकार घबराई हुई है और उनकी यात्रा को आसाम में तो जिस ढंग से रोका गया, उनके ऊपर मुकदमा दर्ज कराया गया, ये सारे जो षड्यंत्र है, हथकंडे हैं, इससे राहुल गांधी न डरने वाले हैं न रुकने वाले हैं और यात्रा जारी है। तो उधर यात्रा का रेस्पॉन्स है, राहुल गांधी पार्लियामेंट में भी मोदी जी को बराबर मोदी सरकार को घेर रहे हैं, सड़क पर यात्रा कर रहे हैं, अशोक गहलोत जी की सरकार की योजनाएं हैं और हमने हमारी पार्टी के संगठन को चुस्त दुरुस्त किया है। और 2 बार जो एमपी था, 2 बार एमपी जो बालग्राम जी थे, उन्होंने अलवर की जनता के लिए कोई काम नहीं किया। और जितेंद्र सिंह जब अलवर से सांसद थे, केंद्रीय मंत्री थे, तो उन्होंने इतना काम करवाया, वो अब जनता को याद आ रहा है। इन सारे मुद्दों को लेके हम कार्यकर्ताओं के बीच जा रहे हैं, कार्यकर्ता में उत्साह है और हमें पूरा यकीन है कि अलवर की सीट, लोकसभा की जो सीट है, वो कांग्रेस पार्टी बड़े अंतर से जीतेगी, ये हमारा कहना है। राजस्थान स्टेट रोडवेज रिटायर्ड एम्प्लॉयज एसोसिएशन की बैठक सोमवार को बस स्टैंड परिसर स्थित एटक कार्यालय पर आयोजित की गई। बैठक में संगठन से जुड़े सभी रिटायर्ड कर्मचारियों ने भाग लिया। इस दौरान रिटायर्ड कर्मचारियों की ओल्ड और ईपीएस पेंशन स्कीम सहित अन्य मुद्दों पर चर्चा की गई। एटक प्रदेश सचिव हरिओम चुघ ने बताया कि ईपीएस पेंशन स्कीम के तहत 2014 से पहले जो कर्मचारी रिटायर हुए थे उन्हें कोई लाभ नहीं मिल रहा है। इन कर्मचारियों को 1500 से 2000 तक दिए जा रहे हैं। दूसरी ओल्ड पेंशन स्कीम में काफी विसंगतियां हैं। सरकार ने अलग आदेश निकाले हैं और रोडवेज प्रशासन अलग आदेश लागू कर रहा है। इस प्रकार की कई विसंगतियां हैं जिनको लेकर बैठक में चर्चा की गई। निर्णय लिया जा रहा है कि आगे उन्हें इसके लिए संघर्ष करना पड़ेगा। इसको लेकर विचार विमर्श किया गया है। इसको लेकर राज्य सरकार हो या केंद्र सरकार या रोडवेज प्रशासन, इनसे वार्ता की जाएगी। उसके बाद भी उनकी मांगे नहीं मानी गई तो बड़ा आंदोलन किया जाएगा। रिटायर्ड एम्प्लॉयज एसोसिएशन की मीटिंग हो रही है, इसमें कुछ मुख्य एजेंडे दिए गए। मेन चीज़ ये कि ओपीएस का इशू जो है बहुत गर्म हो रहा है। तो ओपीएस की जो आदेश निकाले हैं उसमें बहुत सारी विसंगतियां पैदा कर दी है, खास करके राजस्थान रोड सरकार के जो आदेश कुछ है ये कुछ लागू कर रहे हैं सही मायने में, उनमें विसंगतियां पैदा कर दी गई है। एक तो उसके लिए यहाँ पर चर्चा की गई। इसी प्रकार ईपीएस 94(5) जो कि 2014 से पहले जो लोग रिटायर हो गए उनकी मिनिमम वेज जो है अभी तक डिसाइड नहीं हुई, जबकि हमारी डिमांड है उसमें कम से कम 9000 रुपये मिनिमम होने चाहिए रिटायर होने के बाद, और उसके स्वास्थ्य का भी ध्यान रखना चाहिए, उसकी मेडिकल एड भी मिलनी चाहिए। लेकिन वो अभी तक कुछ नहीं हो रहा है, जबकि 35 और 40 साल की नौकरी करने के बाद हर साल उसने पैसे कटवाए हैं इस फंड में, उस फंड में पैसे जमा हुए हैं। हम अपने फंड से ही पैसे लेना चाहते हैं, वो सरकार हम पर दया नहीं करवाना चाहते हैं, तो इसके बावजूद भी उसका कोई फैसला नहीं हो रहा है। इसमें किसी प्रकार की और बहुत सारी समस्याएं हैं जिन पर यहाँ पर चर्चा की गई है, और अब ये सोचा जा रहा है कि अगर शीघ्र इस पर फैसला नहीं किया गया, चाहे वो केंद्र सरकार हो या राज्य सरकार हो अथवा रोडवेज हो, तो तीनों से संबंधित मामले हैं, अगर फैसला नहीं होता है तो हमें निकट भविष्य में कोई बहुत बड़ा आंदोलन खड़ा करना पड़ेगा।
इसके लिए अभी 8 तारीख को एक महासमिति की जयपुर में मीटिंग होने जा रही है और हम जहाँ तक सोचते हैं वहाँ पर ऐसा कोई ना कोई निर्णय जरूर लिया जाएगा जो संघर्ष के रास्ता अख्तियार करने पर हमें मजबूर होना पड़ सकता है। पूरा संघर्ष क्या होगा उस मीटिंग के बाद डिसीजन लिया जाएगा। युवरानी महिंद्रा कुमारी की जयंती के अवसर पर मंगलवार से राजऋषि कॉलेज खेल मैदान में 2 दिवसीय एथलेटिक्स प्रतियोगिता का आयोजन युवरानी महिंद्रा कुमारी एथलीट समिति द्वारा आयोजित किया जाएगा। प्रतियोगिता का शुभारंभ सुबह 6 बजे मुख्य अतिथि भंवर जितेंद्र सिंह, खैरतल विधायक दीपचंद खेरिया और विशिष्ट अतिथि रामगढ़ विधायक जुबेर खान, कठुमरपुर विधायक बाबूलाल बैरवा, थाना गाजीपुर विधायक कृष्ण मुरारी गंगावत, जिला प्रमुख बलबीर चिल्लर, जिला कांग्रेस कमेटी अध्यक्ष योगेश मिश्रा द्वारा किया जाएगा। समिति अध्यक्ष जीत कौर सागवान ने बताया कि समिति द्वारा स्वर्गीय युवरानी महिंद्रा कुमारी की जयंती और पुण्यतिथि के अवसर पर एथलीट खेलकूद प्रतियोगिता का आयोजन किया जाता है। यहां 6 फरवरी को युवरानी महिंद्रा कुमारी की जयंती के अवसर पर राजऋषि कॉलेज के खेल मैदान में एथलीट प्रतियोगिता आयोजित की जा रही है। इस प्रतियोगिता में देश के सभी राज्यों से ही नहीं बल्कि श्रीलंका और कई देशों से भी भाग लेने लोग आ रहे हैं। इस प्रतियोगिता में 5 वर्ष से 100 साल के ऊपर तक के खिलाड़ी भाग ले सकते हैं। इसकी कोई आयु सीमा नहीं है। समिति द्वारा प्रतियोगिता की सभी तैयारियां पूर्ण कर ली गई हैं। बाहर से आने वाले खिलाड़ी यहां पहुंच गए हैं, जिनके रहने और खाने की व्यवस्था समिति द्वारा की गई है। प्रतियोगिता में विजयी रहने वाले खिलाड़ियों को मेडल और प्रशस्ति पत्र देकर सम्मानित किया जाएगा। वहीं समिति से जुड़े भगवान सैनी ने बताया कि इस प्रतियोगिता में कोई आयु सीमा नहीं है, सभी आयु वर्ग के लोग इसमें भाग ले सकते हैं। वहीं सीनियर सिटीजन के लिए यह प्रतियोगिता बहुत ही लाभदायक है। स्वर्गीय युवरानी महिंद्रा कुमारी जी की जयंती पे खेल का आयोजन किया जा रहा है और हमेशा जो है मैं उनकी जयंती पुण्यतिथि खेल के रूप में मनाती हूँ। तो इसलिए कल उनकी जयंती है 6 तारीख को 10:15 बजे हमारा जो है अतिथिगण यहाँ आएंगे, इसका उद्घाटन करेंगे और सुबह 6 बजे से वॉक चालू हो जाएगी। वॉक के बाद 100-200 की रेसें चालू हो जाएंगी और 10:15 बजे मुख्य अतिथियों के द्वारा हमारे खेल का उद्घाटन का आयोजन होगा और उसके बाद जो है सारा दिन खेल हमारे चलता रहेगा। 2 दिन का ये आयोजन है, 6 और 7 का। और खिलाड़ी जो है हमारे काफ़ी लोग आ चुके हैं, कल शाम से ही आ गए हैं और अब आज शाम तक टोटल प्रदेशों के खिलाड़ी हमारे यहाँ आ जाएंगे। श्रीलंका की टीम भी हमारे बीच पहुँच गई है, बांग्लादेश की टीम भी हमारे पास आ गई है और सबसे लास्ट कोलकाता पड़ता है, जम्मू पड़ता है, वहाँ तक की भी टीमें हमारे पास आ गई हैं। सुबह मॉर्निंग में भी ये टीमें आ गई हैं। ये हमारे साथ भगवान सर जी खड़े हैं, सैनी जी, ये खेल की तैयारी करते हैं पूरी। इनके ही नेतृत्व में इस ग्राउंड पर खिलाड़ियों को खिलाया जाता है। हाँ, ये महेंद्र युवरानी की स्मृति में एक अच्छा मैडम के द्वारा जो ये प्रतियोगिता कराई जाती है, बहुत ही अच्छी। इसमें पूरे इंडिया के जो विभिन्न प्रदेशों से खिलाड़ी आते हैं और जो इसमें ग्रुप है वो 30 से लेके और 100 तक है, जिसमें बहुत सारे इवेंट हैं। उनका आयोजन हम को अच्छी तरह से करवाते हैं और यहाँ पर जो भी खिलाड़ी आता है वो यहाँ से संतुष्ट होकर जाता है और हमेशा। और इसमें क्या हम छोटे बच्चों का भी हम उसके लिए हम करवा देते हैं और ये प्रतियोगिता बुजुर्गों को यानी कि सीनियर सिटीजन के लिए बहुत ही अच्छी है। प्रदेश में भाजपा की सरकार आने के बाद अपराधियों से सांठगांठ करने वाले भ्रष्टाचारियों पर कार्रवाई शुरू कर दी है। रामगढ़ में अधिशासी अधिकारी राजेश मीणा के निर्देशानुसार सार्वजनिक जन स्वास्थ्य अभियांत्रिक विभाग ने कार्रवाई शुरू कर दी है, जिसमें अवैध तरीके से किए गए कनेक्शन धारकों पर कार्रवाई करते हुए बहादुरपुर रोड सहित कस्बे के कई जगह से 15 अवैध कनेक्शनों को काट दिया है। जलदाय विभाग की कनेक्शन काटने की कार्रवाई को देख कस्बे के लोगों में हड़कंप मच गया। मैं बचन सिंह मीना, सहायक अभियंता जलदाय विभाग रामगढ़। माननीय मंत्री साहब के निर्देशन में 15 दिवसीय विशेष अभियान चलाकर जलदाय विभाग में अवैध जल संबंध काटे जा रहे हैं, जिसके तहत पिछले 5-6 दिनों में रामगढ़ कस्बे में कार्यवाही करते हुए 15 से 20 अवैध कनेक्शन काटे जा चुके हैं। अभी कार्यवाही जारी है। वर्तमान में टीम लगी हुई है साइट पर और अगर कुछ लोग दोषी अगर पाए जाते हैं अवैध कनेक्शन के मामले में तो उनके खिलाफ कड़ा एक्शन लिया जाएगा, FIR दर्ज करवाई जाएगी। कितने कनेक्शन होंगे रामगढ़ कस्बे में अभी?
रामगढ़ कस्बे में कुल कनेक्शनों की संख्या 2035 के लगभग है। तो कितने कनेक्शन होंगे अवैध? अवैध कनेक्शन ज़्यादा नहीं है, लगभग हम काट चुके हैं, कुछ थोड़े बहुत बच रहे होंगे, उनको भी जल्द से जल्द अभी काट दिया जाएगा इस अभियान के अंदर। दौसा जिले के महेश्वरा कला गांव में मां वैष्णो मां नर्मदा सेवा समिति द्वारा रक्तदान कैंप लगाया गया। टीम अध्यक्ष सुनील संदीप पबड़ी ने बताया कि ग्राम महेश्वरा की लाल्या की ढाणी के निवासी आयुष मीणा के जन्मदिन अवसर पर ब्लड कैंप लगाया गया, जिसमें 60 यूनिट ब्लड एकत्रित किया गया। इस मौके पर टीम के सहयोगी ब्लड डोनरों का मां वैष्णो मां नर्मदा सेवा समिति द्वारा सभी का आभार व्यक्त किया गया। इस दौरान सभी रक्तदाताओं को हेलमेट वितरित किए और हॉस्पिटल में मरीजों को केले वितरित किए गए। मनसा चौक के नजदीक सैदपुर गांव में भगत सिंह कॉलोनी रोड पर झुग्गी झोपड़ियों में निवास कर रहे गरीब मजदूर बेसहारा लोगों के लिए पवित्र हृदय एनजीओ द्वारा अंतर्राष्ट्रीय कैंसर दिवस जागरूकता कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस अवसर पर संस्था अध्यक्ष ब्रजेश कुर्मी ने कहा कि आज संपूर्ण दुनिया में अधिक से अधिक मौतें कैंसर से हो रही हैं। उन्होंने कहा कि बीमारी के लक्षण को पहचान कर समय पर इलाज करके बीमार व्यक्ति को बचाया जा सकता है। यदि समय पर पहचान नहीं हुई, समय पर लक्षण पता नहीं चले तो व्यक्ति को बचाना बहुत ही मुश्किल हो जाता है। आज संपूर्ण दुनिया में 4 फरवरी के दिन कैंसर दिवस के रूप में मनाया जा रहा है। इसका मुख्य उद्देश्य यही है कि सभी जनमानस में जागरूकता आए। कैंसर एक जानलेवा बीमारी है। यदि इसका समय पर इलाज, रोकथाम, लक्षण पता चल जाए तो काफी हद तक लोगों के जीवन को बचाया जा सकता है। वहीं महीने तक खांसी रहना, बलगम के साथ खून आना, बार बार बुखार आना, वजन घटने और जॉन्डिस होना, चोट लगने पर घाव का नहीं भरना, शरीर में कोई गांठ पड़ जाए, शरीर पर कोई मांस बन जाए और अधिक से अधिक मांस बनने लगे, हड्डियों में दर्द होना, इस प्रकार के अनेक लक्षण हो सकते हैं। अपने जीवन में बदलाव लाकर, व्यायाम कर, खान पान का ध्यान रखकर, समय पर चिकित्सा इलाज लेकर और लेबोरेटरी चेकअप करवाकर यह पता कर सकते हैं कि कैंसर है या नहीं है। विराटनगर पालिका क्षेत्र के सीनियर स्कूल में भागता भारत द्वारा साप्ताहिक दौड़ प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। रामनारायण धानका, पूर्व सैनिक लुहान का खुर्द द्वारा हरी झंडी दिखाकर दौड़ का शुभारंभ किया गया। विशिष्ट अतिथि ओम प्रकाश खंडेलवाल, भीम सिंह, निरीक्षक जयपुर निगम, सामाजिक कार्यकर्ता सुरेंद्र वाल्मीकि सहित गणमान्य व्यक्तियों ने प्रतियोगिता में शामिल होकर बच्चों का मनोबल बढ़ाया। दौड़ का नेतृत्व टीम लीडर प्रशांत सैनी, विकी शुभम वर्मा, आलोक वर्मा, गौरव धानका, लोकेश मीणा तथा कोच शीशराम गुजर इत्यादि दौड़ प्रतियोगिता में शामिल रहे। चंडीगढ़ ओपर वेट लिफ्टिंग मोहाली सेक्टर 71 प्रतियोगिता में राजीव कुमार धानका ने गोल्ड विद सिल्वर मेडल प्राप्त कर लुहान का खुर्द गांव का नाम रोशन किया। 100 मीटर दौड़ प्रतियोगिता में निशा सैनी, पूजा सैनी और अर्चना गुजर विजेता रही। वहीं बॉयज में 200 मीटर प्रतियोगिता में उमेश सैनी, भूपेंद्र गुजर, लोकेश मीणा विजेता रहे। विजेताओं को मेडल अथवा माला व साफा पहनाकर भागता भारत द्वारा बच्चों को सम्मानित किया गया। जयसिंह धानका, पूर्व सैनिक, विधायक प्रत्याशी बसपा ने बच्चों के उज्जवल भविष्य की कामना की। उन्होंने कहा कि निरंतर प्रयास करके सफलता एक दिन में नहीं बल्कि एक दिन जरूर मिलती है। अलवर का बस स्टैंड मत्स्य आगार सुरक्षा शाखा और चालकों के विश्राम की जगह काफी सालों से क्षतिग्रस्त हालत में है। इस बारे में सुरक्षा गार्ड हरि सिंह ने बताया कि उनके द्वारा इसकी कई बार अधिकारियों को शिकायत दी जा चुकी है। वहीं जयपुर तक इसकी शिकायत देकर अवगत करा दिया गया है, लेकिन आज तक इस ओर कोई ध्यान नहीं दिया गया है। जब यहाँ चालक विश्राम करने के लिए आते हैं तो छत पर से चूना गिरता है। वहीं बारिशों के दिनों में इसमें से पानी टपकता है, जिससे यहाँ रखी फाइल आदि काम की चीजें भीग जाती हैं। वहीं कर्मचारियों पर हमेशा ये खतरा बना रहता है कि किसी दिन यहाँ बड़ा हादसा हो सकता है। रोडवेज प्रशासन को जल्द से जल्द इस पर ध्यान देना चाहिए और इसकी मरम्मत करानी चाहिए। खतरा बना हुआ है। हम इसके लिए कई बार नोटशीट दे चुके हैं और अधिकारियों को अवगत करा चुके हैं, लेकिन उसके बावजूद भी अभी कोई चंदा वंदा कह रहे हैं कि चंदा करवा के काम करवाएंगे। तो कब से है इस तरह की हालत? ये करीब मैं तो 2 साल होगी मेरे को इसी हालत में। 2 साल से? हाँ, रोज़ सिर के ऊपर गिरता है ऊपर से और हालत ज़्यादा ख़राब है। और इसमें बारिश में तो बहुत ज़्यादा पानी टपकता है सीधा। जहाँ चालक सोते हैं वहाँ भी इस तरह का चालक सोते हैं, उसका भी वही हाल है। और ये हमारी सुरक्षा शाखा है, इसका भी यही हाल है। कई बार हमने नोटशीट लिख के दे दिए और हेड ऑफिस तक अधिकारियों को अवगत करा दिया गया है। और परसों भी अधिकारी यहाँ आए थे, उन्होंने भी इसको देख के गए और इसकी तस्वीर वगैरह खींच के ले गए। बारिश में तो फाइल वगैरह भी बारिश में तो इनके ऊपर तिरपाल उपाल डालना पड़ता है, फाइल सारे कागजात भीग जाते हैं। बाकी अभी तक कोई ध्यान नहीं दिया? नहीं, अभी कोई ध्यान नहीं दिया।
रेनी उपखंड क्षेत्र के पिनान कस्बे के नजदीक रसूलपुर गांव में एक पखवाड़ापुर सियार के हमले से घायल युवक ने सोमवार को दम तोड़ दिया। जानकारी के अनुसार रसूलपुर निवासी ईश्वरलाल बिल्लाई अपने परिवार के साथ जंगल में रहता है। एक पखवाड़ापुर सियार के चुंगल से बकरी को बचाने के चक्कर में उसके 50 वर्षीय पुत्र गिल्लूराम पर सियार ने हमला कर दिया। क्षेत्र में आए दिन सियार बकरी के शिकार के चक्कर में आता रहता है। एक पखवाड़ापुर सियार ने बकरी को पकड़ लिया था। उसे छुड़ाने के लिए उसकी बूढ़ी मां चंपा देवी गई तो सियार ने उस पर हमला कर दिया। जब मां को बचाने बेटा दौड़ा तो उस पर भी सियार ने हमला कर दिया। इसके बाद दोनों का उपचार अलवर कराया गया, लेकिन गिल्लूराम की हालत गंभीर होने पर उसे जयपुर रेफर कर दिया गया था। लेकिन गिल्लूराम के शरीर में रेबीज फैल जाने के कारण उसने सोमवार सुबह दम तोड़ दिया। रेनी उपखंड क्षेत्र के डोरोली पेट्रोल पंप के सामने अलवर करौली नेशनल हाईवे पर मोटरसाइकिल और कार में भिड़ंत हो गई। इस दुर्घटना में मोटरसाइकिल सवार एक व्यक्ति की मौत हो गई है, वहीं दूसरा व्यक्ति घायल हो गया। जानकारी के अनुसार रेनी के बिलेटा निवासी काल्या खां और खिरनी खोरा निवासी अमजद खां पिनान से वापस अपने गांव जा रहे थे। रास्ते में पेट्रोल पंप के पास राजगढ़ की ओर से आ रही कार से उनकी टक्कर हो गई, जिसमें बिलेटा निवासी 40 वर्षीय काल्या पुत्र सुले सिंह उर्फ सुलेया खां की मौके पर ही मौत हो गई और अमजद खां घायल हो गया। सूचना पाकर मौके पर पहुंची पुलिस ने घायल को राजगढ़ अस्पताल पहुंचा है तथा मृतक के शव को मोर्चरी में रखवाया है। अलवर के वैशाली नगर में किराए पर कमरा लेकर रह रही एक सरकारी महिला टीचर ने कमरे में लगे हुक से फांसी लगाकर जीवन लीला समाप्त कर ली। टीचर के फांसी लगाने की सूचना से क्षेत्र में सनसनी फैल गई। वहीं मामले की सूचना मिलते पुलिस मौके पर पहुंची और शव को उतारकर जिला अस्पताल की मोर्चरी में रखवाया। इसके बाद मृतका के परिजनों को सूचना दी गई। इसके बाद परिजन मौके पर पहुंचे। वहीं पुलिस ने शव का पोस्टमार्टम करवाकर उसे परिजनों को सौंप दिया। मृतका के मामा पुष्कर मिश्रा ने बताया कि नदबई सुधियाना निवासी उसकी भांजी ज्योति शर्मा वैशाली नगर में किराए का कमरा लेकर रहती थी। वह गुंदपुर गांव में सरकारी स्कूल में टीचर थी, जिसने अज्ञात कारणों के चलते फांसी लगा ली, जिससे उसकी मौत हो गई। मृतका ज्योति शर्मा की अक्टूबर 2023 में टीचर के पद पर नौकरी लगी थी। वह अकेले ही कमरा लेकर रहती थी। फिलहाल पुलिस मृतका टीचर के सुसाइड करने के मामले में जांच कर रही है। कहाँ की निवासी है? सुंडियाना। अच्छा, यहाँ अलवर में कहाँ रहती है? वैशाली नगर। क्या काम करती थी? ये टीचर है, 3rd ग्रेड टीचर, गुंदपुर गांव में। अच्छा, वहाँ ड्यूटी थी इनकी? जी जी। अच्छा, कितने बजे की घटना है ये लगभग, क्या पता लगा? ऐसे पता नहीं, मेरे पास तो कॉल गया था करीब 11, साढ़े 11, 12 बजे के आसपास। क्या सूचना दी आपको? कि कोई ट्रेजरी हो गई है कृपा के साथ में। उसका नाम तो ज्योति कुमारी है, लेकिन घर पे कृपा बोलते हैं। अच्छा। मेरी मैसेज का फोन गया था, मैसेज के पास से भांजे गया था। अच्छा, क्या कहा फिर? उसके संग को ट्रेजरी हो गई। रामगढ़ थाना क्षेत्र के एक गांव के मुस्लिम परिवार ने दुखी होकर धन परिवर्तन करने के लिए पुलिस प्रशासन को चेताया कि उनके परिवार की नाबालिग से रेप के दूसरे आरोपी को गिरफ्तार नहीं करने से परिवार दुखी है। एसपी कार्यालय पहुंचने के बाद परिवार के लोगों ने कहा कि आगामी 5 दिन में दूसरे आरोपी को गिरफ्तार नहीं किया गया तो पूरा परिवार हिंदू धर्म अपना लेगा। इस बारे में उनके द्वारा मौलानाओं को भी अवगत कराया गया है। रेप पीड़िता नाबालिग की फूफा ने बताया कि यह घटना 1 जुलाई की है। 14 साल की नाबालिग अपने घर पर थी, जबकि उसके पिता, जो कि ड्राइवर होने के कारण बाहर थे, उसकी माँ और छोटे भाई बहन ही घर पर थे। तभी युवक आदिल और इरफान ने रात को उनके घर फोन कर कहा कि उसके पिता ने कुछ पैसे भेजे हैं, वो देने आए हैं। घर का गेट खोलते ही वे नाबालिग का मुंह दबाकर उसे उठा ले गए। इसके बाद उन्होंने पास में एक दुकान के पास खाली प्लॉट में नाबालिग से रेप किया। बालिका के चिल्लाने की आवाज पड़ोसियों को सुन गई। उसके बाद आरोपी फरार हो गए। इस मामले को लेकर 2 जुलाई को पुलिस को अवगत कराया। पुलिस ने बालिका का मेडिकल कराया। पुलिस ने 1.5 महीने बाद इरफान को गिरफ्तार कर लिया, लेकिन आदिल को गिरफ्तार नहीं किया। बाद में पूर्व विधायक का दबाव पड़ने के कारण उसे बचाया जाता रहा। ऐसा होने के बाद आरोपी पक्ष ने पीड़िता के घर पथराव करा दिया। गाली गलौज कर पीड़िता के परिवार पर ही पैसे लेने के आरोप लगा दिए। इससे दुखी होकर परिवार अफसरों के पास पहुंचा। रामगढ़ में उनकी सुनवाई नहीं सुनी गई। अब उन्हें अलवर में भी पूरी तवज्जो नहीं मिली है। इस कारण वे धर्म बदलने को सोचकर बार बार पुलिस अफसरों के चक्कर काटे हैं। उनकी मांग है कि नाबालिग के बयानों के आधार पर दोनों आरोपी हैं, दूसरे आरोपी की 5 दिन में गिरफ्तारी हो। ऐसा नहीं होने पर उनका पूरा परिवार हिंदू धर्म ग्रहण कर लेगा, जिसके लिए मुस्लिम समाज जिम्मेदार होगा। इस बारे में मुस्लिम समाज के मौलानाओं को भी अवगत कराया है। एसपी आनंद शर्मा ने कहा कि इस मामले में दोबारा जांच एएसपी से कराई जा रही है। पूर्व में मुख्य आरोपी को गिरफ्तार किया जा चुका है। अब जांच के अनुसार आगे कार्रवाई होगी। बाकी आरोपी पक्ष के परिवार को पाबंद कराया गया है। क्या सर, आज से तकरीबन 8 माह पहले सर हमारी भतीजी के साथ में पड़ोस के ही 2 मेवों के लड़कों ने सर जबरन बलात्कार किया था। सर हम कई दफ़ा एसपी साहब के भी यहाँ पे आए परिवार लेकर, डीएसपी महोदय के पास भी गए, लेकिन हमें वहाँ से तो भगा ही दिया जाता रहा और यहाँ से भी हमें सर संतुष्टि नहीं मिली।
हमें न्याय नहीं मिला। अब तक मामले में क्या हुआ है, क्या कार्रवाई? सर अब तक मामले में पुलिस ने एक को तो पकड़ लिया सर, उसको तो पकड़ लिया सर, लेकिन जो मुख्य आरोपी है, जो सर साफिया के दबाव में आकर, पिछली सरकार में रही साफिया जुबैर है जो, उनके दबाव में आकर पुलिस ने उस मामले में सर एफआईआर लगा दी। साफिया जुबैर वही है जो रामगढ़ में विधायक? जी 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 सर, पहले थी जी। अब इनके पति विधायक? जी हाँ, अब जुबैर जी विधायक हैं। तो सर मैं यही कहना चाहता हूँ, अगर मेव समाज हमारा साथ नहीं देता है तो सर हम पूरा परिवार सर धर्मांतरण करेंगे और हिंदू समाज में हम जाएंगे। अगर हमें न्याय नहीं मिला तो हम आपके द्वारा ये संदेश देना चाहते हैं कि या तो आप हमारा साथ दीजिए। आज समाचारों में इतने, दीजिए मुझे और मेरी टीम को इजाज़त। नमस्कार।